जो चैप्टर है अपना वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को शुरू करें उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें वो आपने 9th में सीखी है, लेकिन एक बार उसको हम वापस रिकॉल कर देते हैं। तो ये क्या क्या चीजें हैं जिन्हें आपको रिकॉल करना है, समझना है वापस। सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें आएंगे फॉर्मूले। देखिए रिएक्शन है, फॉर्मूले आएंगे, इक्वेशंस लिखते हैं फॉर्मूले आएंगे। तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस चैप्टर को समझने में बहुत बड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। इसलिए फॉर्मूले याद करने के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि फॉर्मूले रटिए, आप जो एलिमेंट्स है जो फॉर्मूले में यूज होंगे उन एलिमेंट्स के सिंबल और उनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ खास खास एलिमेंट्स की सबसे पहले लिस्ट बनाता हूं और उनको आपको एक बार में रिकॉल करवा देता हूं। तो ध्यान दें, सबसे पहले H फॉर हाइड्रोजन, Cl फॉर क्लोरीन, Br फॉर ब्रोमीन, I फॉर आयोडीन, N फॉर नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन। These are नॉन मेटल्स। कुछ मेटल्स, सोडियम सबसे इंपॉर्टेंट, K फॉर पोटेशियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम। सबसे पहला जो फॉर्मूला बनेगा अपने इस चैप्टर में मैग्नीशियम पे बनेगा, Ba बैरियम, Fe आयरन, Zn जिंक। एटलीस्ट आपको ये एलिमेंट्स और सिंबल्स, इनके नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तो इस चैप्टर की रिएक्शंस वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब यदि आपको यही नहीं पता इसमें से तो फिर बार बार आपको दिक्कत होगी कि Ba किसके लिए, जिंक किसके लिए। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए और इनको लर्न करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने 9th में एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ी थी, 3rd चैप्टर में या 2nd चैप्टर का लास्ट पॉइंट था, चेंजेस। आपने साइंस में पढ़ा था चेंजेस, सभी जानते हैं चेंजेस। चेंजेस क्या है और किस में पढ़ना अपन को। केमिस्ट्री के पर्पज से अपन किसी भी मैटर या सब्सटेंस में चेंज पढ़ते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस में जब रिएक्शन होगी तो नेचुरली वहां पर चेंजेस आएंगे, तभी वो रिएक्शन होगी। अगर चेंजेस नहीं है तो रिएक्शन होगी भी नहीं। बट चेंजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर दो बिंदुओं पे दो पॉइंट पे आपको स्पेशली ध्यान देना है कि ये चेंजेस होते हैं वो दो तरह से होते हैं। पहला जो चेंज है वो हम कह सकते हैं फिजिकल चेंज, यानी कि सब्सटेंस के अंदर फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं और या फिर केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। इन दो टर्म को आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। देखिए, मैं बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने बताता हूं और इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले, अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क है या कोल है या ये मार्कर है मेरे हाथ में, किसी भी सब्सटेंस के अंदर अपन को अगर चेंज देखना है कि वो फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा, इसको जल्दी से समझ लीजिए, ज्यादा इस पे अपन को टाइम खराब नहीं करना है। देखिए, किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब चेंज की स्टडी करते हैं, किस तरह का चेंज है, तो हमें ध्यान देना है कि उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में जो चेंज हो रहा है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है या केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है तो वो चेंजेस फिजिकल चेंजेस होंगे,
और अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, या मैं बोलूं कि उसके केमिकल कंपोजिशन में, उस सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है तो उसका केमिकल कंपोजिशन है H2O, जैसे गोल्ड है तो उसका केमिकल कंपोजिशन है Au, जैसे कि गैस है O2 केवल, ऑक्सीजन, तो उसका केमिकल कंपोजिशन हुआ O2। तो उसका केमिकल कंपोजिशन में अगर जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl उसका केमिकल कंपोजिशन है, तो अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ रहा है तो वहां पर केमिकल चेंजेस होंगे। अब कई जने ये सोच रहे होंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो याद रखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, एक तो सबसे पहले आता है उसका साइज, शेप, वॉल्यूम, स्टेट, इन चार चीजों को, और कलर, इन चार पांच चीजों को आप ध्यान रखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है साइज, शेप, वॉल्यूम, स्टेट, कलर। जैसे कि स्टेट की बात करें, मैं इन दोनों को एग्जांपल के साथ समझा देता हूं आपको। आप सबने आइस देखी होगी, आइस सॉलिड है, आपको पता है इसको हीट करते हैं तो ये लिक्विड यानी कि वाटर में कन्वर्ट होती है, और वाटर चेंज होता है हीट करने पर वेपर में। दिस इज द लिक्विड स्टेट और ये गैसियस स्टेट है। अब यहां पर आप देखिए स्टेट में चेंज हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट इसका केमिकल कंपोजिशन H2O। केमिकली आइस क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, वाटर H2O, वेपर H2O। तो यहां पर कौन सा चेंज देख रहे हो, चेंज है बट कौन सा चेंज देख रहे हो, फिजिकल चेंज देख रहे हो, क्योंकि यहाँ स्टेट चेंज हो रही है और केमिकल कंपोजिशन सेम है, इसलिए यहाँ केमिकल चेंज नहीं हो रहा। तो अगर आपसे पूछे कि आइस का वाटर, वाटर से वेपर में कन्वर्ट, वेपर को वापस वाटर और वाटर को वापस आइस में कन्वर्ट करना हो तो ये कौन सा चेंज होगा, ये फिजिकल चेंज होगा। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं चल रही है क्योंकि यहाँ केमिकल चेंज नहीं है। केमिकल रिएक्शन वहां चलेगी जहां केमिकल चेंज होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके सामने, जैसे अपन लेते हैं मिल्क। मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है, स्टेट में चेंज नहीं है, दोनों लिक्विड है, बट मिल्क का केमिकल कंपोजिशन अलग होगा, सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, और कर्ड है उसका केमिकल कंपोजिशन अलग होगा। जो जो यूजेज मिल्क के हैं वो यूज कर्ड के नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कि इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, इसलिए हम ऐसा यूज इसका नहीं कर सकते जो मिल्क के तौर पे करते हैं। तो यहां पर अगर पूछे कि ये कौन सा चेंज है, तो ये केमिकल चेंज है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि केमिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस में क्या होता है। तो ध्यान दें, फिर से एक बार बता दूं, फिजिकल चेंजेस होते हैं वो टेम्परेरी भी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, जबकि केमिकल चेंज होते हैं वो परमानेंट होते हैं। जैसे कैसे परमानेंट, टेम्परेरी समझो कैसे, आइस से वाटर, वाटर से वेपर, वेपर से वापस वाटर हो सकता है, ठंडा कूल करें इसको, वाटर से वापस आइस बन सकता है, तो इसे टेम्परेरी। वाइल इफ वी चेंज मिल्क इनटू कर्ड, तो आप वापस कर्ड को मिल्क में चेंज नहीं कर सकते। तो ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है, यानी परमानेंट चेंज है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। तो आपको ये दो तीन बातें मैंने रिकॉल करवाई, ये सब आप 9th तक पढ़ के आए हो। तो जहां कहीं भी आपको केमिकल चेंज देखने को मिलेगा वहां पर केमिकल रिएक्शन भी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अपन अब अपने सीधे चैप्टर पे आते हैं। देखिए साइंस में पूरी बुक में बहुत सारी एक्टिविटी है, पूरा चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड होता है। आप एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें और उसी पर आजकल क्वेश्चन भी सीधे सीधे बनने लगते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो इस बुक में सबसे पहले एक्टिविटी आती है वो है मैग्नीशियम रिबन है। सपोज ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको हम हीट करते, जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में अपन इसको, जब भी मैं एयर लिखूं तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, O2।
तो किसी भी चीज को अगर बर्न करवाना है तो हमें उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही करवाना पड़ेगा। अगर हम इसको बर्न करवाएं, यानी इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाएं, तो आप देखेंगे कि ये जलने के बाद व्हाइट पाउडर बनाता है। कैसी फ्लेम बनती है जब ये बर्न करता है, तो इसकी फ्लेम कैसी बनती है, कई बार पूछ लिया जाता है। डिजलिंग व्हाइट फ्लेम। बस ऐसे ही लर्न कर लेना इसको। एक चीज और भी, एक क्वेश्चन यहाँ और भी बनता है कि इसको रिबन को, मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करने से पहले हम इसको साफ करते हैं, रेज मार्क से इसको घिस करके साफ कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि इसके ऊपर अगर कोई ऑक्साइड की लेयर अगर है, ऑक्साइड की अगर कोई लेयर है, तो उसे हम साफ कर सके आराम से। तो देखिए यहाँ पर ये व्हाइट पाउडर बन रहा है, ये व्हाइट पाउडर किस चीज का है, तो ये व्हाइट पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अभी मैं कोई रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ, ये आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीजों को। अभी मैं जस्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी एक एक्टिविटी है, सर मैग्नीशियम मेटल ली गई है और उस मैग्नीशियम मेटल को एयर की प्रेजेंस से अपन बर्न करवा रहे हैं और व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, फ्लेम बनती है, उसे डिजलिंग व्हाइट फ्लेम बोलते हैं। नेक्स्ट, अब आपके सामने जो इसका पहला टॉपिक बनता है वो ये बनता है कि कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, हमें पता कैसे चलेगा। तो केमिकल रिएक्शन चल रही है, हमें पता करना है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन किस में चलेगी, कोई न कोई केमिकल मिक्सचर होगा हमारे पास या किसी न किसी सब्सटेंस के अंदर होगी। तो आपको दो बातों को ध्यान रखना है। पहला, देखिए यहां लिखिएगा फॉर ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए आपको पहली बात ध्यान रखनी है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और या टेम्परेचर डिक्रीज, यानी या तो वो हॉट हो जाएगा सब्सटेंस या वो कूल हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है, देखिए तो मैंने पहली एक्टिविटी आपको समझाई, इस एक्टिविटी पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखना है, मैग्नीशियम का रिबन आता है, उसको हम साफ करते हैं रेज मार्क से। साफ क्यों करते हैं, कई बार पूछा जाता है रेज मार्क से उसको, तो क्योंकि वो अदरवाइज बर्न नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है, उस लेयर को हम हटा देते हैं तो अच्छे से फिर बर्न हो जाएगा। किससे करेंगे बर्न, किसी भी चीज को बर्न करवाना है तो एयर की प्रेजेंस जरूरी है। एयर का मतलब वहां O2 है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ ये बर्न करेगा। तो जो इसकी फ्लेम, कई बार पूछ रहे थे क्वेश्चन की फ्लेम कैसी होती है, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम होती है। दूसरा कि वो व्हाइट पाउडर बनता है, उस व्हाइट पाउडर में केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो केमिकली क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए अभी मैं रिएक्शन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, इक्वेशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपल आपको एक चेंज बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एक केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज है तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन चलेगी। मैं आपको बता रहा था कि जो केमिकल रिएक्शन है किसी भी मैटर या सब्सटेंस के अंदर या रिएक्शन मिक्सर के अंदर, हमें पहचान करनी है कि यहाँ केमिकल रिएक्शन चल रही है कि नहीं। उसके लिए आपको दो बातों पे फोकस करना पड़ेगा, चेंज इन द टेम्परेचर, उस सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज कैसे, चेंज या तो वो ज्यादा गर्म हो जाएगा या वो ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा कैसे पता चलेगा, गैस का कई बार कलर होता ही नहीं, या तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है ना। और दूसरा, स्मेल से पता चल जाएगा। देखिए मैं छोटी सी एक्टिविटी बताता हूँ, ये भी है एक्टिविटी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉनिकल फ्लास्क ले लेते हैं। कॉनिकल फ्लास्क देखा आपने, यहाँ बना लेता हूँ इस तरह। देखिए लेबोरेटरी अपरेटस के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। ये कॉनिकल फ्लास्क बना दिया, इसको मैंने यहाँ पर
कॉर्क लगा के बंद कर दिया, ठीक है ना। इस समय एक लिक्विड ले रहा हूं, H2SO4 ले लो, एसिड है, और या HCl भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले लो। इसमें कुछ जिंक के पार्टिकल्स डालो, जिंक मेटल होती है ना, जिंक ग्रेनुअल्स, बाहर तो नहीं गया होगा, जिंक ग्रेनुअल्स H2SO4 या HCl के साथ, तो यहां पर आपको एक गैस इवॉल्व होगी। ये जो गैस इवॉल्व होगी इसे अपन कहेंगे हाइड्रोजन गैस। यहां पर भी इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर केमिकल चेंज हो रहा है क्योंकि गैस इवॉल्व हो रही है। हाइड्रोजन की कैसे पहचान करते हैं ये आप जानते होंगे, नहीं तो यहाँ पर अगर अपन कोई भी जलती हुई चीज लाते हैं पास में तो वो तेज हो जाती है, उसकी पॉप साउंड के साथ ये बर्न होती है। इसकी पहचान है पॉप साउंड के साथ जलना हाइड्रोजन का, ये बाद में और आएगा। तो यहाँ पर केवल मेरे को इतना समझाना था आपको कि यहाँ पर कोई गैस इवॉल्व होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कोई भी गैस इवॉल्व होती है, तो उस गैस का कलर, जैसे हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं है, ठीक है ना, स्मेल भी नहीं है, इसकी कलरलेस भी होती है, कई बार इसकी टेस्ट करनी पड़ती है। अगर हमें ऐसा पता चल जाता है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन चलेगी, तब आप आसानी से पहचान सकते हो कि केमिकल रिएक्शंस कैसे चलेगी। तो ये तो एक बेसिक चीज थी इस चैप्टर के लिए। अपन इसमें आगे बढ़ते हैं और अपना पहला टॉपिक लेते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, बहुत अच्छे से आपको समझना है केमिकल इक्वेशन को कि केमिकल इक्वेशन क्या है। आपको इतना पता चल गया कि किसी भी रिएक्शन मिक्सचर या सब्सटेंस के अंदर गैस इवॉल्व हो रही है या उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो वहां पर केमिकल चेंज हो सकता है, और केमिकल चेंज हो सकता है तो वहां केमिकल रिएक्शन चल रही है। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने देखा मैग्नीशियम when burned with the oxygen or air in the presence of air, it gives a white colored powder that is magnesium oxide। तो मैं इतना कुछ बोलना पड़ रहा मेरे को, कैसे बोलूंगा? मैग्नीशियम when burned with oxygen gives magnesium oxide। एक तो इतना टाइम लगेगा आपको इसमें, और अगर आप चाहते हो इसको शॉर्टली कैसे बोला जाए या बोर्ड पे कैसे लिखा जाए, केमिस्ट्री में इसको कैसे लिखते हैं कि हम क्या करते हैं यहाँ पर कि मैग्नीशियम के लिए मैंने आपको बता दिया सिंबल क्या है, हम सिंबल यूज करेंगे मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का Mg मैंने सिंबल यूज किया, इसका मतलब है मैग्नीशियम मेटल। दूसरा एयर, एयर में हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन, ये मैंने ऑक्सीजन ले ली, ये गैस, ठीक है ना, और इसकी प्रेजेंस हम इसको बर्न कर रहे हैं, तो बन क्या रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो मैं इसको देखो वर्ड वर्ड में कैसे लिखता हूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। एरो पे ध्यान दीजिए आप, एरो का ये हेड है, ये टेल है। एरो के टेल की तरफ जो लिखा हुआ है वो सब्सटेंसेस क्या क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और हेड की तरफ जो लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहां पर तो वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन है इसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। लेकिन जो ऊपर लिखी हुई इक्वेशन है जिसमें आप सिंबल यूज कर रहे हो, फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ये हमारी प्रॉपर है केमिकल इक्वेशन। केमिकल तो केमिकल इक्वेशन में आसान हो जाता है किसी भी रिएक्शन को समझाने का तरीका है, कम टाइम में अच्छे से लिख लेते हैं और वो की वो चीज हमें अच्छे से समझ में आ जाती है। अब इस केमिकल इक्वेशन में आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक तो आप ध्यान दें कि जो आप बीच में एरो लगाते हैं तो एरो के जो
बैक साइड टेल की तरफ जो लिखा हुआ होता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। ध्यान दें, जो रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट कौन हुए? जो एरो के टेल की तरफ लिखा हुआ। अब जनरली बुक्स में लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पर बात तो सही है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ। और जो हेड की तरफ लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, जो न्यूली फॉर्म्ड हो रहा है, प्रोडक्ट। और हम जनरली कहते हैं कि जो राइट हैंड साइड में, ये बात भी सही। बट देखिए, कई बार रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैं ये एरो इस तरह से लगा करके कोई रिएक्टेंट इधर लिख दूं और प्रोडक्ट इधर लिख दूं, मतलब रिएक्शन को घुमा दूं ऐसे, तो उस वक्त तो रिएक्टेंट आपके राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, प्रोडक्ट होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में चले आएंगे, तो फिर भी वो रिएक्शन ही, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एरो हेड ध्यान रखना, एरो हेड की तरफ जो लिखा होगा वो प्रोडक्ट। जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं ऐसे, ए प्लस बी, ये एरो हेड मैंने ऐसे लगाया और यहां लिखा सी, तो रिएक्टेंट कौन है? एरो हेड की तरफ जो टेल की तरफ है वो रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करने जा रहे हैं, और हेड की तरफ जो है वो प्रोडक्ट। अब देखिए, ये तो किधर आ गया? राइट हैंड साइड में आ गया, ये किधर आ गया? लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ही होना चाहिए, ये एक जनरल वे है कि उसमें हम ऐसे लिखते हैं जनरली। बट अगर ऐसे भी लिख के मिले तो आपको ध्यान रखना है कि एरो हेड की तरफ जो लिखा होगा वो हमेशा प्रोडक्ट होगा, और एरो के टेल की तरफ जो लिखा होगा वो सारा रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया। लेकिन रिएक्टेंट अगर एक से ज्यादा है, जैसे यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, तो उनके बीच में हम क्या सिंबल लगाएंगे? प्लस का सिंबल लगाएंगे। मान लो रिएक्टेंट तीन है, जैसे एक थ्योरेटिकल रिएक्शन लेते हैं अपन, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें तीन रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, ए बी सी, तो हम इनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। ये मैंने एरो लगाया एरो हेड की तरफ, जैसे मान लो प्रोडक्ट लिखना है तो भी पी लिख देता हूं प्रोडक्ट के केस में। सपोज प्रोडक्ट ज्यादा है, पी बन रहा है, साथ में क्यू भी बन रहा है, ठीक है ना, तो इसके बीच में भी हमने क्या लगा दिया? प्लस सिंबल लगा दिया। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं और वो हमारी कहलाती है केमिकल इक्वेशन। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी की सारी रिएक्शंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखी गई है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी है आपको कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें उसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंसिंग क्या चीज होती है? अगर वो बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन क्या कहलाती है, और बैलेंस करना जरूरी क्यों? तो देखिए, आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, पता चलना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, रिएक्टेंट एरो जो लगा हुआ है उस एरो के लेफ्ट साइड में, जैसे ये रिएक्टेंट है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उनके नंबर्स को देखो, आप एटम्स के नंबर को देखो। तो मैग्नीशियम का कितना एटम है? यहाँ पर एक एटम है, ठीक है। इधर मैग्नीशियम का एटम एक है, इधर ऑक्सीजन कितना है? एक है। इधर ऑक्सीजन के कितने एटम है? दो एटम है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एटम कितने इसमें? दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन इधर एक कम पड़ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये बैलेंस्ड नहीं है। अगर ये बैलेंस्ड नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्केलेटल रिएक्शन। तो एक नया वर्ड आपके सामने आया, ध्यान दें, स्केलेटल रिएक्शन, स्केलेटल रिएक्शन। अब हम स्केलेटल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि हम किसी रिएक्शन को बैलेंस क्यों करें? हाँ, जरूरी है। तो देखिए, आपने 9th में केमिस्ट्री का जो चैप्टर था उसमें आपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। तो वहां पर आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए, दोनों का मास इक्वल होना चाहिए। तो ये ऐसा तभी हो पाएगा जब जितने रिएक्टेंट्स के एटम्स इधर हैं उतने ही किसी एलिमेंट के एटम्स प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट के दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, तभी उनका मास इक्वल होगा, अदरवाइज मास इक्वल नहीं होगा। तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा। तो कोई भी रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करनी चाहिए। यानी बहुत सिंपल सी चीज है कि दोनों तरफ जो मास है वो इक्वल होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो यहां देख लीजिए,
मैग्नीशियम का मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। देखो ये 9th में सीखी है, वैसे मैं बताऊंगा आपको बाद में मास नंबर एटॉमिक में, वापस रिकॉल करूंगा एक बार। मैग्नीशियम का होता है 12 एटॉमिक नंबर, मास होता है इसका 24। और ऑक्सीजन का कितना होता है, एक का 16 होता है, तो दो हो गए यहाँ पर, तो 16 इंटू 2 हो गया, तो कितना हो गया 32। 32 और 24 ऐड कर देंगे आप, और इधर मैग्नीशियम का कितना हो गया 24, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर 16 ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, ये बैलेंस नहीं है, ये अपन ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। अब हम सीखेंगे रिएक्शन को बैलेंस करना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए। अब तक पढ़ा उसमें आपको कितना समझ में आया है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिएक्शन को बैलेंस करना सीखे। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करना सीख गए तो समझिए कि अब तक पढ़ा हुआ आपको समझ में आ गया है, और आगे भी आपकी ये चीज काम आएगी। हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पर और उसे बैलेंस करना सीखेंगे। देखिए बैलेंस करना सीखने के लिए हमारे पास कोई ऐसा, या बुक में भी आपको ऐसा सीधा या डायरेक्ट मेथड नहीं मिलेगा कि आप वो मेथड लगाओ और आपका बैलेंस हो जाए। इसमें आपको बार बार ट्रायल करना पड़ेगा। तो इसमें एरर होगी आपसे, फिर ट्राई करोगे, फिर एरर होगी, फिर ट्राई करोगे, और एकदम एक टाइम ऐसा आएगा आप उसको बैलेंस करना सीख जाओगे, या आपसे वो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। खूब सारे एग्जांपल्स मैं आपको इसमें करवाऊंगा, और जब वो बैलेंस हो जाएगी फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़ जाएगी कि आप बिल्कुल देखते ही कुछ सेकंड में ही किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे आराम से। और एक क्वेश्चन जो बोर्ड में हमेशा बैलेंसिंग से रिलेटेड आता ही है। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसको नोट करें। देखिए अलग अलग बुक में और लोग अलग अलग तरीके से बैलेंस करना सीखते हैं। बैलेंस करना बहुत आसान है, बस कुछ चीजों का आपको ध्यान में रखना है। तो बैलेंसिंग कोई बड़ी बात नहीं है, बुक में अलग तरीके से समझाया गया है, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं। देखिए एक अपन रिएक्शन लेते हैं कि उसको बैलेंस कैसे किया जाए। मैं आपके बुक की ही एक रिएक्शन लूंगा और उसे मैं बैलेंस करूंगा। चलो वो रिएक्शन लूं उससे पहले मैं सबसे पहले मैग्नीशियम वाली ही बता देता हूं आपको। सिंपल है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए बोलने तो इसको एमजीओ नहीं बोलना है, एमजीओ कुछ नहीं होता, मैग्नीशियम ऑक्साइड। O2 नहीं बोलना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलना, ऑक्सीजन, और ये मैग्नीशियम। अब ये तो बैलेंस करना बहुत आसान है। देखो इसमें तो क्या है कि हम सबको पता है कि यहाँ एक मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम, ऑक्सीजन दो है तो यहाँ दो। एक चीज ध्यान रखना, जब भी बैलेंस करें तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये ऐसे बुक में आपको इसको बंद करके बताया गया है कॉलम के अंदर, यानी कि यहाँ पीछे कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ कुछ नहीं कर सकते अपन, यहाँ कुछ नहीं कर सकते, यहाँ भी हम चेंज नहीं कर सकते। हम केवल चेंज कहाँ करेंगे, जो रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है उनके आगे, यहाँ हम कुछ भी नंबर या लिख के इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमें इसको बैलेंस करना है, तो जो बैलेंस नहीं है उसी एलिमेंट पे जाओ। तो ऑक्सीजन कितना, यहाँ पे दो एटम, यहाँ कितना एक। तो आपको करना क्या है कि वापस से मैग्नीशियम स्टेप के अंदर, ये O2 एरो, और इसको दो बनाने हैं आपको, दो। तो आप क्या करोगे, इसे 2 आगे लगा दो, MgO। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसके साथ ही क्या हो, मैग्नीशियम इम्बैलेंस हो गया वापस। तो मैग्नीशियम को वापस बैलेंस करना है, इसको भी हमें, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 कर लो, ये आगे कर लिया 2। ये बहुत सिंपल वे में एक बैलेंस हो गई। अभी कंप्लीट बैलेंसिंग नहीं हुई है, बट ये फिर भी हम इसे बैलेंस रिएक्शन बोल सकते हैं। अच्छा मैंने ये क्यों कहा कि कंप्लीट बैलेंस नहीं हुआ अभी भी, इसमें क्या है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट, वो भी हमें मेंशन करना जरूरी है। इसके अलावा कई बार इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो एंजाइम या कैटलिस्ट यूज होते हैं वो भी हमें लिखना जरूरी होता है। यहाँ तो कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, बट इसके अंदर इसकी स्टेट लिखना जरूरी है। तो मैग्नीशियम कैसा है, सॉलिड, S फॉर द सॉलिड। ऑक्सीजन गैस होती है, इसके लिए अपन लिखेंगे G गैस के लिए, और ये भी सॉलिड होता है इसलिए इसके लिए लिखेंगे S। तो देखिए स्टेट में सॉलिड है तो उसके लिए S यूज करना है, लिक्विड है तो उसके लिए L यूज करना है, गैस है तो उसके लिए G यूज करना है, और लिक्विड का कोई मिक्सचर है तो उसके लिए हम AQ एक्वस यूज करेंगे। वाटर के केस में, वाटर के अंदर कोई मिक्स है तो वो बाद में एग्जांपल लेंगे उसका। तो ये एक सिंपल रिएक्शन मैंने बैलेंस की।
एक सिंपल रिएक्शन और लेता हूं, फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन लूंगा मैं। यहाँ पर सबसे पहले अभी आपको मैंने एक रिएक्शन बताई थी, जिंक ग्रेनुअल को अपन H2SO4 या HCl में डालते हैं। सपोज हम यहाँ पर एसिड ले रहे हैं HCl, ठीक है ना, और ये एरो, और इसको रिएक्ट करवाते हैं। तो मैंने बताया था कि क्या बनी थी यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के अलावा जो एक प्रोडक्ट बनता है वो जिंक का सॉल्ट बनता है ZnCl2। अभी आप इस फॉर्मूले को लर्न कीजिए, ठीक है ना, बाद में समझेंगे इनको आगे। और गैस इवॉल्व होती है हाइड्रोजन, ये इवॉल्व होती है इसलिए मैं एरो लगा रहा हूँ। ये एक सिंपल रिएक्शन, ये बैलेंस्ड नहीं है। आप सभी देख रहे हैं बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, हाइड्रोजन कितना है, एक एटम, जबकि यहाँ पे कितने हैं, दो। क्लोरीन कितने हैं, दो, जबकि यहाँ कितना है, लेफ्ट साइड में एक। तो ये बैलेंस्ड नहीं है। जिंक हालांकि बैलेंस्ड है, हमें इसे बैलेंस करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ भी चेंज, आगे चेंज कर सकते हैं, बस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। आप बैलेंस कौन सा नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक है। अब सिंपल सा यहाँ पे क्या लगा दो, दो हाइड्रोजन लगा दो। इसी के साथ क्लोरीन कितने हो गए, दो हो गए। तो देखो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, और जिंक पहले से ही बैलेंस है। ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब नॉर्मल जो बताना था आपको कि यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड। अच्छा, ये HCl, अब HCl ये वाटर में मिक्स होता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे पीछे AQ। कोई भी चीज अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व है तो AQ लिखी जाएगी, एक्वस। और ये जो सॉल्ट है वो आपका वाटर में डिसॉल्व रहेगा, इसलिए ये भी एक्वस लिखा जाएगा। और यहाँ पर ये गैस। तो ये एक रिएक्शन सिंपल वे में बैलेंस हो गई आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने दो सिंपल रिएक्शन लिए और उसको मैंने बैलेंस किया। लेकिन अब जो अपन नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और उसको आप बैलेंस करना सीखोगे तो फिर आपको कोई भी रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट रिएक्शन में लिख देता हूं, लेकिन इसको बैलेंस करना है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे इसको। और ये रिएक्शन है आपके आयरन, आयरन को अपन वाटर, ये वाटर की वेपर स्टीम है, ठीक है ना, लिक्विड नहीं है ये, क्योंकि हॉट स्टीम होगी तभी आयरन रिएक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहां स्टीम लिखा हुआ है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो बनता है Fe2O3 और उसके साथ हाइड्रोजन। ध्यान दें, यहां पर Fe2O3 नहीं बनेगा, इसमें Fe3O4 लिखना आपको। अभी आपको मैं ये भी समझाऊंगा कि Fe2O3 क्या होता है, Fe3O4 क्या है, तो ये भी देख लो आप। अब आपको ये तो पता ही है कि कोई भी मेटल के साथ जब ऑक्सीजन होता है तो वो उस मेटल का ऑक्साइड बनता है। वैसे 9th में इतना आपने नहीं समझा होगा, ये 10th में आएगा। ये मेटल का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है। जैसे ये मेटल ऑक्साइड था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ये इसी तरह से आयरन का ऑक्साइड है FeO। एक तो आयरन का ऑक्साइड बनता है FeO, एक इसका ऑक्साइड बनता है जिसमें होता है Fe2O3। इसमें एक आयरन एटम के साथ एक ऑक्सीजन होता है, इसमें दो आयरन एटम के साथ तीन ऑक्सीजन एटम होते हैं। और एक और बनता है जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो Fe कितने बन जाएंगे, Fe3, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4। तो ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जांपल है, मिक्स्ड ऑक्साइड। क्योंकि इसमें जो इसके बेसिक ऑक्साइड है दो, ये दो ही नेचर में बेसिक ऑक्साइड होते हैं, इनको मिलाने से ये बनता है, ठीक है ना। तो Fe3O4 क्या है, एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। यहाँ पर ये Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड बनता है। तो अब आपके सामने ये एक रिएक्शन लिखी हुई है और ये बैलेंस्ड नहीं है, इसे हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो हम इसे बैलेंस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, कि आपको पता ही है कि पीछे हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जो भी लिखना है वो आगे लिखेंगे, इसलिए ऐसे बंद किया हुआ है इनको कॉलम के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर में इनको बंद कर दिया कि इनके आगे हम चेंज कर सकते हैं। देखो बैलेंस करना है किसी रिएक्शन को, तो सबसे पहले आराम से उस रिएक्शन को चेक करो, उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखो। और सबसे पहले मैं आपको एक हिंट बताते जाता हूं, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उस पे जाओ। इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन मिल रहा है आपको, Fe3O4। कैसे कॉम्प्लिकेटेड हुआ, कि जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स, एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो। इसमें देखो एलिमेंट तो दो है, यहाँ भी दो है, बट एलिमेंट आयरन के 3 एटम है, ऑक्सीजन नेचुरल, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस पे आप जाओ और ये कॉम्प्लेक्स जब आपको पता चल गया तो अब इनमें से किसी एक को लो और उसको बैलेंस सबसे पहले करो। क्योंकि हमें यहाँ बैलेंस करना है तो एलिमेंट को चूज करना है, किस एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस कर। इनमें तो इससे ऐसा कुछ
था नहीं। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो ज्यादा एटम आ रहे हैं वो ऑक्सीजन के आ रहे हैं, यानी हमें इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं अपन। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4, और कहीं नहीं है, 4 ऑक्सीजन एटम है। और इधर कितने दिख रहे हैं आपको? 1 ऑक्सीजन एटम है। अगर आपसे कहा जाए कि इसके 4 बनाने हैं तो क्या आप इसके पीछे 4 लिखोगे? नहीं। तो क्या करना, आपको आगे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज लिखी होगी, कोई नंबर या लिखा हुआ होगा तो वो इसके लिए भी काउंट होगा और इस एटम के लिए भी काउंट होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। आयरन को तो मैं ऐसे ही लिखता हूं और मैं यहां लगा देता हूं 4H2O, और वापस से ये एरो, और यहां हो जाएगा वो का वो Fe3O4 और H2। देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए? 4। यहां पर कितने हैं? 4। बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, सबसे पहले किसको पकड़ना, एलिमेंट को? आपको पता चल गया ना, सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो सबसे कॉम्प्लेक्स आपको दिखता है फॉर्मूला, उस पर सीधे चले जाओ। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर यही दिख रहा है, इसमें 3 आयरन के और 4 ऑक्सीजन के एटम। अब इसमें सबसे ज्यादा एटम किसके? ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करो। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, कैसे करेंगे? इधर भी हमें 4 ऑक्सीजन करने हैं। ये देखो यहाँ ऑक्सीजन एटम 1 है, इसके आगे 4 लगाओ, आगे 4 लगाते ये 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन एटम तो हो गए, बट हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया? 8, जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2, क्योंकि पहले हाइड्रोजन बैलेंस्ड था, अब वापस से बैलेंस्ड नहीं है, अब इसको बैलेंस करो। तो बैलेंस करना है, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। एक्चुअली इस वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 4 मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है? 8। यहाँ टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 8। H बराबर 8, जबकि इधर H बराबर कितना है? 2। अब आपको कहा जाए कि इधर 8 है और इधर 2 है, इसको बैलेंस कीजिए, इक्वल कीजिए दोनों तरफ। बैलेंस का मतलब ये होता है दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो इस 2 का 8 कैसे कर सकते हैं? 2 का 8 कर सकते हैं अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो। हमें करना क्या, इस हाइड्रोजन के आगे एक मॉलिक्यूल में 2 अगर है तो इसके 4 अगर लेते हैं तो ये 8 हो जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट जो स्टेप है मैं ऊपर लिखूंगा। देखिए Fe का Fe रहने दीजिए, 4H2O है, एरो लगाया। Fe3O4 में कोई चेंज नहीं करना है, और H2 जो था इसको 8 करना है, और लगा लो, हो गए 8 हाइड्रोजन। इधर भी 8 हाइड्रोजन, इधर भी 8 हाइड्रोजन। प्रैक्टिस से होगा, एकदम से नहीं होगा। 10-15 रिएक्शंस की प्रैक्टिस करोगे, बैलेंसिंग बहुत अच्छे से सीख जाओगे, क्योंकि इसका कोई फिक्स मेथड नहीं, हिट एंड ट्रायल है। देखिए नेक्स्ट, अब इसमें हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, कौन बच गया? मेटल, आयरन बच गया। बहुत सिंपल है, 3 इधर है, 3 इधर बना दो। कहां? पीछे तो लगाना नहीं, आगे कर दो 3। 3Fe प्लस 4H2O, एरो लगाया, Fe3O4 प्लस 4H2। अब क्या बच गया? स्टेट बच गई, लगा लो स्टेट। सॉलिड, ये एकदम से वाटर है, लिक्विड प्योर है, इसलिए अगर इसमें कुछ डिसॉल्व होता तो एक्वस लगाते। यहाँ पे क्या करना है? Fe3O4 सॉलिड होगा और ये H2 गैस। ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन होगी आपकी। तो बहुत सिंपल है, पहले एक बार वापस देख लो, मैं फिर से बता दूं। कोई भी रिएक्शन है, सबसे पहले उसके अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले में जाओ। ये सबसे Fe3O4, इसमें कौन ज्यादा है? ऑक्सीजन, या किसी भी एक को पकड़ लो आप। ऑक्सीजन को ले लिया, कितने हैं? 4। इधर कितने हैं ऑक्सीजन? 1। इधर भी 4 करने, यहाँ आगे लगाओ 4। 4 ऑक्सीजन हो गए, बट हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। 2 को 8 करना, क्या करेंगे? अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, अर्थात इसको H2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो हम क्या करेंगे? इधर H2 के आगे 4 लगा लिया, तो ये आपका यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब कौन बच गया यहाँ पे? आयरन। कितना है? 3। यहाँ कितना है? 1। इसको इक्वल करना है, यहाँ आगे 3 लगा दो। ये आपकी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गई। और इसमें अपन स्ट्रेट लगा लेते हैं तो एकदम से बैलेंस हो जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। अभी मैं और भी आगे नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा उसमें खूब सारी प्रैक्टिस कराऊंगा बैलेंसिंग की आपको, तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक लेंगे केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आज के लिए इतना ही।